हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था सेकंड यूनिट, जो कि था आपका वाटर। इसके अंदर मैंने आपको पहला लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो इसमें आपने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। दोनों मेथड से मैंने आपको बताए थे, पाई और बार डायग्राम दोनों के माध्यम से मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद से आपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बेस्ड ऑन सोप टेस्ट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सॉल्ट कॉजिंग वाटर हार्डनेस, यानी कि ऐसे कौन कौन से सॉल्ट हैं जो कि पानी के कठोरता का कारण बनते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड सिंपल न्यूमेरिकल ऑन वाटर हार्डनेस। ठीक है, दो तीन न्यूमेरिकल देखेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे। तो यूनिट ऑफ हार्डनेस होता क्या है? ठीक है, क्यों यूज करते हैं यूनिट ऑफ हार्डनेस को, कितने टाइप ऑफ यूनिट हार्डनेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कॉज ऑफ पुअर लेदरिंग ऑफ सोप इन हार्ड वाटर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके कठोर पानी में जो है कि आपके झाग कम बनने का कारण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम था, आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के जैसे आपके सॉल्ट होते हैं। आज के इस लेक्चर में इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द यूज ऑफ हार्ड वाटर इन बॉयलर। ठीक है, बॉयलर के अंदर अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्केल, क्लज, फोमिंग, प्राइमिंग, इसके साथ साथ कोरिजन। ठीक है, इन सभी मेथड्स को हम जो है देखने वाले हैं कि अगर आप बॉयलर के अंदर, सबसे पहले समझेंगे बॉयलर होता क्या है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉयलर के अंदर अगर आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो उसके कारण ये जो आपके स्केल, स्लज, फोमिंग और प्राइमिंग एंड कोरिजन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, स्केल क्या है, स्लज क्या है, फोमिंग क्या है, प्राइमिंग क्या है, कोरिजन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे और बिल्कुल डिटेल से कवर करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक जो है क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को। ठीक है, यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, पानी की कठोरता की इकाई की बात करें, तो पानी की कठोरता की इकाई यानी कि यूनिट को हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम यूज यूनिट का यूज, वाटर हार्डनेस की यूनिट का यूज क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर क्या घुले हुए हैं, तो आपको पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं पानी के अंदर, जो कि क्या जनरेट करते हैं, ये आपके उत्पन्न करते हैं वाटर हार्डनेस, यानी कि पानी को क्या बना देते हैं, पानी को कठोर बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, ये पानी को कठोर बना देते हैं। तो ये पानी में कितनी मात्रा में घुले हुए होते हैं, ये पानी में कितनी मात्रा में घुले हुए होते हैं, इसी को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं, यानी कि पानी की कठोरता की यूनिट को यूज करते हैं। समझ में आया? मैंने आपको सिंपल से बताया कि पानी के अंदर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण आपके घुले हुए होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आपके घुले हुए होते हैं, ये जो कि आपके कारण बनते हैं, वाटर हार्डनेस का कारण बनते हैं। तो ये पानी में कितनी मात्रा में घुले हुए होते हैं, इनकी कितनी क्वांटिटी होती है, इसी को जानने के लिए हम जो है इस यूनिट को यूज करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप सारी चीजें। डेफिनेशन सिंपल सा मैंने आपको बताया है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखो पानी की कठोरता की माप का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज है पानी में जो मौजूद आपकी कैल्शियम है और मैग्नीशियम जैसे कठोरता उत्पन्न करने वाले जो आयंस है की मात्रा को जानना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में घुले हुए हैं, कितनी मात्रा में ये जो पानी में अवेलेबल है, कितनी मात्रा में पानी में उपस्थित है, इसको जानने के लिए हम जो है यूनिट का यूज करते हैं। इसकी माप के लिए हम विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के यूनिट का यूज करते हैं। इसकी माप के लिए हम जो है, यानी कि यह जानने के लिए कि पानी में कितनी मात्रा में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन है, इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के यूनिट का यूज करते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के यूनिट का यूज करते हैं? सबसे पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है आपका पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। सेकंड यूनिट जो है आपका वो है मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एमजी प्रति लीटर, एमजी प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर। तीसरा यूनिट जो है वो है आपका डिग्री क्लार्क। क्या है आपका? डिग्री क्लार्क। ठीक है, और चौथा यूनिट जो है आपका वो है डिग्री फ्रेंच। क्या है आपका? डिग्री फ्रेंच। इन चार यूनिट के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला यूनिट पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें, यह सिंपल सा हमें यह बताता है कि पानी के एक मिलियन भाग में, पानी के एक मिलियन भाग में अ, अगर पानी के एक मिलियन भाग में अगर कैल्शियम कार्बोनेट का एक भाग उपस्थित है, यानी कि पानी के एक मिलियन भाग में एक भाग कैल्शियम कार्बोनेट का उपस्थित है, पानी की कठोरता कितनी मानी जाएगी, पानी की हार्डनेस कितनी मानी जाएगी, 1 पीपीएम मानी जाएगी। सिंपल समझना, मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सा ये बोला कि 1 पीपीएम का मतलब होता है कि एक भाग CaCO3, एक भाग CaCO3 प्रति 1 मिलियन पार्ट्स पानी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल सा देखो ये है कि अगर पानी का 1 लाख, 1 मिलियन भाग है, 1 लाख नहीं 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन भाग पानी अगर जो है
1 मिलियन भाग यानी कि एक 10 की पावर 6, 1 मिलियन कितने लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 भाग पानी में, यानी कि 10 की पावर 6 भाग पानी में एक भाग अगर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का होता है तो हम कहेंगे पानी का जो हार्डनेस है वह कितना है, 1 ppm है। कितना है वह, 1 ppm है। समझ में आया कि 10 की पावर 6 पार्ट पानी में, अगर 10 की पावर 6 पार्ट पार्ट वाटर में अगर एक भाग किसका है, एक भाग अगर आपका एक भाग एक भाग कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, कितना, एक भाग कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, तो मैं कहूंगा कि जो पानी की कठोरता है वह कितनी है, पानी का जो हार्डनेस है वह आपका 1 ppm है। कितना है, 1 ppm पानी का आपका हार्डनेस है। सिंपल समझ में आई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ppm अगर आपको बात करना हो, 1 ppm इज इक्वल टू कितना होता है, मैं कहूंगा इसको फार्मूला के रूप में अगर आपको लिखना होगा तो आप कहेंगे सर 1 ppm इज इक्वल टू 1 ppm, इसका फार्मूला लिख लेंगे, 1 ppm इज इक्वल टू एक भाग यानी कि 1 mg CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑल अपान 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी या फिर 1 लीटर वाटर, चलिए देता हूँ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। ये क्या है, इसका फार्मूला है, आपको याद रखना है। 1 ppm इक्वल टू क्या होता है, तो मैं कहूंगा 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg CaCO3 अपान 1 लीटर वाटर। ठीक है, क्या होगा, 1 लीटर वाटर। अगर आपसे कोई पूछे 1 ppm कितना होता है तो आप कहोगे सर कि अगर पानी के 1 मिलियन भाग में एक भाग CaCO3 का है तो हम कहेंगे जो पानी की कठोरता है वो कितनी है, 1 ppm होती है। ओके, चलिए दूसरा आपका जो यूनिट होता है वह होता है mg प्रति लीटर। क्या होता है, मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। मिलीग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या है, मिलीग्राम प्रति लीटर का मतलब यह है कि 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम कठोरता पैदा करने वाले तत्व यानी कि CaCO3 मौजूद है। इसका सिंपल सा मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 1 mgl यानी कि 1 मिलीग्राम लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम लीटर इज इक्वल टू का मतलब है कि 1 मिलीग्राम CaCO3 प्रति 1 लीटर पानी, यानी कि 1 लीटर पानी में कितने mg जो है आपका CaCO3 आपका है उपस्थित है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, मिलीग्राम प्रति लीटर यूनिट हम कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मिलीग्राम प्रति यूनिट कहेंगे। और 1 mg प्रति लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 mg प्रति लीटर, 1 mg प्रति लीटर, 1 mg प्रति लीटर इज इक्वल टू आपका होता है 1 ppm, 1 ppm के बराबर आपका ये होता है। ठीक है, 1 ppm के बराबर यह आपका जो है होता है। तो डिफिनीशन आप दोनों तरीके से सेम दे सकते हो, क्योंकि यह दोनों शब्द जब यह दोनों बराबर हैं तो दोनों का डिफिनीशन भी ही दे सकते हो, कोई इशू आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो चाहे आप वो वाला दो चाहे आप ये वाला दो, दोनों की बात एक ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि यह दोनों मात्रा जो है कितनी होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 1 mg प्रति लीटर इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम CaCO3 का होना आपका क्या कहलाएगा, mg प्रति लीटर कहलाएगा। क्लियर, चलिए तीसरा आपका है डिग्री क्लार्क, जिसको इंग्लिश डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश डिग्री भी कहते हैं। 1 डिग्री क्लार्क बराबर क्या होता है, 1 डिग्री क्लार्क बराबर एक भाग CaCO3 प्रति 70,000 भाग पानी में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर 70,000 भाग पानी में 70,000 पार्ट्स वाटर में, कितना, 70,000 पार्ट्स, ठीक है, 70,000 पार्ट्स वाटर में अगर हम बात करें पानी में एक भाग किसका है, एक भाग CaCO3 का है, एक भाग CaCO3 का है, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो है डिग्री क्लार्क होगा। क्या होगा, यह जो यूनिट है किसका है, डिग्री क्लार्क होगा। तो 1 डिग्री क्लार्क बराबर कितना होगा कि एक भाग CaCO3 प्रति 70,000 भाग पानी में। क्लियर, इसका मतलब देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 70,000 पानी में, इसका मतलब सिंपल सा देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर 70,000 भाग पानी में एक भाग CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, तो उस पानी की कठोरता कितनी होगी, उस पानी की कठोरता 1 डिग्री क्लार्क मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, इस पानी की कठोरता जो है 1 डिग्री क्लार्क जो है मानी जाएगी। अगर 70,000 भाग पानी में एक भाग आपका कैल्शियम कार्बोनेट का उपस्थित है तो हम कहेंगे पानी की कठोरता जो है 1 डिग्री क्लार्क है। कितनी है, उस पानी की कठोरता 1 डिग्री क्लार्क है। अगर इसका आपको फॉर्मूला लिखना होगा तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे, 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 1 mg CaCO3 अपान 70 ml वाटर, 70 ml वाटर, 70 ml वाटर। ठीक है, सिंपल सा आप जो है इस प्रकार से इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सा ये बोला कि अगर पानी के 70,000 भाग में, अगर पानी के 70,000 पार्ट्स में एक भाग कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तो इसका जो पीपीएम उसका
पानी की कठोरता कितनी मानी जाएगी, तो आपको सर उस पानी की हार्डनेस जो है 1 डिग्री क्लार्क जो है मानी जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद से जो नेक्स्ट आपका यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है डिग्री फ्रेंच। क्या है? डिग्री फ्रेंच। एक डिग्री फ्रेंच का मतलब क्या है कि एक डिग्री फ्रेंच का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पानी के 1 लाख भाग में, पानी के 1 लाख भाग में अगर 1 भाग कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तो उस पानी की कठोरता को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री फ्रेंच के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? 1 डिग्री फ्रेंच कहेंगे। अगर पानी की कठोरता का मतलब सिंपल सा समझना, 1 डिग्री फ्रेंच का मतलब क्या होता है कि अगर पानी के 70 कह रहा हूँ, 1 लाख भाग में, पानी के 1 लाख भाग में 1 भाग कैल्शियम कार्बोनेट का उपस्थित है तो वह उस पानी की कठोरता जो है 1 डिग्री फ्रेंच जो है मानी जाएगी। ठीक है, तो 1 डिग्री फ्रेंच बराबर क्या होगा? 1 डिग्री फ्रेंच लिख लेंगे, फ्रेंच इज इक्वल टू 1 भाग CO3 प्रति 1 लाख भाग पानी में। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर 1 लाख भाग पानी में 1 भाग CO3 मौजूद है तो पानी की कठोरता कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री फ्रेंच जो है मानी जाएगी। इसका फॉर्मूला के रूप में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 1 mg CaCO3 अपान पान 100 ml वाटर, 100 ml, सॉरी 100 ml वाटर, हाँ सही, 100 ml वाटर। यहाँ मैंने लीटर तो नहीं लिख दिया था, 100 ml वाटर। क्या कहेंगे? 100 नहीं, 70,000, 1 लाख, हाँ 100 ml वाटर। क्या कहेंगे? 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू mg CaCO3 अपान 100 ml वाटर। क्या कहेंगे? 100 ml वाटर। ठीक है, तो इस फार्मूले के आप सभी लोग नोट कर लेंगे, इसे पढ़ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। क्लियर है क्या? चारों समझ में आया? सारी चीजें आपको चारों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चारों कैसे समझ में आई? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर पानी के 1 मिलियन पार्ट्स में 1 भाग CaCO3 का मौजूद है तो पानी की कठोरता को हम कहेंगे 1 ppm। अगर 1 लीटर पानी में, अगर 1 लीटर, हाँ, हम क्या कहते हैं, 1 लीटर पानी में अगर 1 मिलीग्राम जो है आपका, 1 लीटर पानी में अगर आपका 1 mg जो है आपका घुला हुआ है CaCO3, एक या फिर मौजूद है CaCO3, तो हम पानी की कठोरता को कहेंगे 1 mg प्रति लीटर। और 1 डिग्री क्लार्क के बराबर क्या होता है? तो आपको सर पानी के 70,000 पार्ट्स में अगर 1 भाग CaCO3 का मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? हम उस पानी की कठोरता को 1 डिग्री क्लार्क कहेंगे। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया डिग्री फ्रेंच, यानी कि पानी के 1 लाख भाग में 1 भाग अगर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपस्थित है तो उस पानी की कठोरता क्या मानी जाएगी? वो सर 1 डिग्री फ्रेंच जो है वहां पे मानी जाएगी। इतना क्लियर होना चाहिए सभी को। ओके, अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वीडियो को शेयर किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो अपने सभी दोस्तों के साथ में। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। आप सभी लोग शेयर वर्क करते नहीं हो यार, मजा नहीं आता फिर। हाँ, ठीक है, आप सभी की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे मैसेज आए थे, सर क्लास ले लो, क्लास ले लो। यहाँ तक कि बच्चों ने कॉल कर करके परेशान कर दिया, सर क्लास ले लो। ठीक है, इस वजह से मैं आपका क्लास है कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूं ताकि आप सभी जो है कॉल करके परेशान ना करो। ओके, तो इसके लिए ये भी फर्ज आपका बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये जितने भी यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर हैं, ठीक है, इसका रिलेशन आपस में किस प्रकार से शो होगा, किस प्रकार से इसका रिलेशन आपस में होता है। तो इसके रिलेशन को दिखाने के लिए ये रिलेशन आप फॉलो कर सकते हैं कि 1 ppm इज इक्वल टू कितना, मैंने आपको बताया 1 ppm इज इक्वल टू होता है 1 mg प्रति लीटर। 1 mg प्रति लीटर इज इक्वल टू, अगर इसको डिग्री फ्रेंच के बराबर दिखाना हो तो मैं कहूंगा 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं इसके रिलेशंस को, या फिर दूसरे तरीके से अगर आपको दिखाना हो तो 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg प्रति लीटर 10 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 14.25 डिग्री क्लार्क। आप इस प्रकार से भी चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक, आप पहला वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, दूसरा वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों सही है, दोनों गलत कोई नहीं कहेगा। ठीक है, समझ आए सारी चीजें? तो अगर दोनों के बीच में रिलेशन पूछता है तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, कोशिश करिएगा पहला वाला। ठीक है, और दूसरा वाला बाद। तो पानी की कठोरता के बीच में रिलेशंस मैंने आपको बता दिया कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg प्रति लीटर इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया 0.07 डिग्री क्लार्क। दूसरे भाषा में अगर आप दूसरी तरीके से आप लिखना चाहें तो 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg प्रति लीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री आपका फ्रेंच हो जाएगा। इसके अलावा 14.25 डिग्री क्लार्क के बराबर ये सारे आपस में होते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से, आपसे सिंपल न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान समझना चीजों को। कि पानी के एक सैंपल में 408 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट प्रति लीटर है तो पानी की कठोरता को CaCO3 के समतुल्य ज्ञात कीजिए। हाँ समझना, क्या बोला गया इसमें कि पानी के एक सैंपल में कितना है कैल्शियम का सल्फेट कितना है, तो आपको 408 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट है, सल्फेट प्रति लीटर है, तो कठोरता को CaCO3 के समतुल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है हम समतुल्य अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपल सा आपको फार्मूला फॉलो करना है CaSO4। क्या दिया गया है आपका, आपको CaSO4 समतुल्य आपका कितना है, तो मैं कहूंगा CaSO3, CaSO CaCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट।
सबसे पहले क्या करोगे आप जो है, सबसे पहले आप इस दोनों का क्या करोगे, आप जो है मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। सबसे पहले इन दोनों का क्या करोगे आप, सबसे पहले इन दोनों का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपको सर 40 होता है। इसके साथ साथ सल्फर का कितना होता है, तो आपको सर सल्फर का यानी कि 32 होता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपको सर 16 × 4 यानी कि आपका हो जाएगा 64 इज इक्वल टू आपको करना है कैल्शियम का फिर से यहाँ पे 40, कार्बन का आपका हो जाएगा 12 और प्लस आपका ऑक्सीजन का 16 × 3। तो कितना आपस में हो जाएगा ये, तो आपका आपस में ये हो जाएगा 40 और 32 यानी कि 72 72 और आपका हो जाएगा ये 72 और प्लस आपका हो जाएगा 64। ये आपस में कितना हो जाएगा, 4 तो 6 और 7 6 13 यानी कि 136। तो क्या हम इसे 136 डायरेक्ट लिख दूं, 136 इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 136, ठीक है 136 mg प्रति लीटर, 136 mg CaSO4 प्रति लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 40 12 52 52 और आपका 48 यानी कि 100। कितना हो जाएगा 100 आपका 100 mg CaCO3 प्रति लीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 136 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो मैं कहूंगा 100 mg कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर के बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पे कितना निकाला है, हमें यहाँ पे निकालना है 408 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमें किसका पता है, 136 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का पता है कि वह 100 mg कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर के बराबर है। लेकिन हमें कितना निकालना है, 408 मिलीग्राम कैल्शियम प्रति लीटर के बराबर निकालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा, इसलिए 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 408 408 मिलीग्राम मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट सल्फेट प्रति लीटर इज इक्वल टू, लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ये आपका हो जाएगा 408 408 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना है 136 कर देंगे, 136 कर देंगे। अब देखो 136 ठीक है 136 कर देंगे, 136 मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर। अब इसको कट कर दो भाई, काटो पीटो इसको, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या ये 6 18 13 39 1 क्या ये 3 बार जाएगा, तो आपको सर बिल्कुल 3 बार जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आपका आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300 mg प्रति लीटर, कितना आ जाएगा 300 mg प्रति लीटर, ठीक है कितना आ जाएगा 300 mg प्रति लीटर के समतुल्य होगा। यानी कि ये जो 408 कैल्शियम 408 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट प्रति लीटर अगर है, तो पानी की कठोरता जो है कितने के बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूंगा जो पानी की कठोरता है वो 300 mg प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य जो है हो जाएगा। कितने के समतुल्य हो जाएगा, तो आपको सर ये जो पानी की कठोरता है कितने के समतुल्य हो जाएगा, तो आपको सर ये जो पानी की कठोरता है पानी कट होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि 300 mg जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो mg प्रति लीटर को मैं सिंपल से क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर mg प्रति लीटर को आप 1 ppm भी लिखते हो, 1 ppm बराबर एक क्या होता है, आपको सर 1 ppm बराबर 1 mg प्रति लीटर, यही तो मैंने आपको फार्मूला में लिखवाया है, ठीक है यही तो लिखवाया है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि पानी की कठोरता, यानी कि अगर मैं सिंपल सा लिखूं यहाँ पे वाटर हार्डनेस हमारा निकल करके आया था, ये वाटर हार्डनेस 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 ठीक है, वाटर हार्डनेस बराबर क्या निकल गया 300 mg प्रति लीटर। या फिर मैं इसको और आगे बढ़ा करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 300 ppm, क्या लिख सकता हूं 300 ppm, और यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई क्या आ जाएगा, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो वाटर हार्डनेस कितना निकल करके आया, तो आपको सर 300 ppm हमारा वाटर हार्डनेस निकल करके आया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है कि पानी के एक सैंपल में प्रति लीटर 1.1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस सैंपल की कठोरता पीपीएम में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, पीपीएम में ज्ञात करना है। चूंकि आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड की जो कठोरता है किसके समतुल्य, हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य, ठीक है। तो फिर से वही चीज अपनाएंगे, हमें फिर से वही चीज अपनाना है। क्या अपनाना है मेरे दोस्त, हमको देखना है कि CaCl2 समतुल्य है किसके, CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा किसके समतुल्य है, तो आपको सर कैल्शियम क्लोराइड के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर जब वेट निकालोगे कैल्शियम का कितना हो जाएगा, तो आपको सर 40, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का आपका होता है 35.5, कितना 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2
इज इक्वल टू आपको कितना करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी मैंने निकाला था, कितना निकाला था 100, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 71 और प्लस 40 यानी कि 111। तो क्या हो जाएगा 111 इज इक्वल टू, यानी कि 111 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 100, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये कह सकता हूँ, सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल सा ये कह सकता हूँ कि 111 mg 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्रति लीटर इज इक्वल टू, प्रति लीटर इज इक्वल टू कितना 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर 111 mg कैल्शियम क्लोराइड प्रति लीटर है वह किसके बराबर है, वह 100 mg कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। लेकिन हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है कि 1.11 mg कैल्शियम क्लोराइड जो है 1.11 mg कैल्शियम क्लोराइड जो है कितने जो है कितने कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होगा, और वह हमें निकालना है पीपीएम, किसमें पीपीएम यूनिट में ज्ञात करना है। तो हम सिंपल सा कैसे करेंगे, हम सिंपल सा करेंगे कि इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए कितना है 1.11 mg कैल्शियम फ्लोराइड प्रति लीटर इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, हमें यहाँ पे लिखना है 1.11 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना करना है हमें, डिवाइडेड बाई करना है 111, कितना करना है 111 mg प्रति लीटर, ठीक है। mg 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 क्या करना है, mg कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर करना है आपको, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किस तरीके से करोगे, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाऊं, यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊं तो क्या नीचे 2 जीरो आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊं, ये वाला पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 जीरो आएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे दोस्त इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 1 mg प्रति लीटर, कितना आ जाएगी 1 mg प्रति लीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 mg CaCO3 प्रति लीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इस 1 mg प्रति लीटर को ही हम क्या कहते हैं, 1 ppm कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 ppm कहते हैं। यानी कि सिंपल हमारा क्या निकल करके आया कि वाटर हार्डनेस हमारा कितना आया, वाटर हार्डनेस, वाटर हार्डनेस या हिंदी में लिख दूं पानी की कठोरता, ठीक है। पानी की कठोरता, हमारी पानी की कठोरता कितने निकल के आई, पानी की पानी की कठोरता, पानी की कठोरता, ठीक है। पानी की कठोरता कितना आया आपको सर 1 mg प्रति लीटर, यानी कि 1 ppm आया। तो इस सैंपल की कठोरता पीपीएम में हमें ज्ञात करना था, हमने निकाल दिया कितना 1 ppm, हमारा जो है इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आया, तो आपको सर 1 ppm इसका आंसर आया, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ में आया, ठीक है। अब सेम एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है इसमें ध्यान समझना कि 84 ppm कठोरता प्राप्त करने के लिए प्रति लीटर मैग्नीशियम सल्फेट के कितने ग्राम लगेंगे। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि हमें वाटर हार्डनेस दिया हुआ है, हमें वाटर हार्डनेस दिया हुआ है, कितना वाटर हार्डनेस दिया हुआ है 84 ppm में वाटर हार्डनेस दिया हुआ है पहले से ही, हमें पहले से ही वाटर हार्डनेस प्राप्त है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि MgSO4 यानी कि कितने ml, कितने प्रति लीटर MgSO4, ठीक है। यानी कि सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है कितने ग्राम लगेंगे, यानी कि कितने ग्राम MgSO4 अगर हमारे लगने, कितने ग्राम पानी, पानी में कितने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट अगर होंगे कि उसकी पीपीएम यानी कि पानी की कठोरता 84 ppm हो जाए, ठीक है। कितना, अगर आपका पानी में MgSO4 उपस्थित है कि उसको पानी की कठोरता जो है 84 ppm हो जाए, तो हमें ये निकालना है कि कितने हमारा होना चाहिए पानी में MgSO4 की पानी की कठोरता आपका 84 ppm हो जाए। तो उसके लिए सेम वही फार्मूला अपनाएंगे, बस थोड़ा सा अलग क्या करना होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे MgSO4 है, ठीक है, क्या है हमारा MgSO4, MgSO4 किसके समतुल्य है, तो मैं कहूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य है, किसके कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य है। हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 दूनी 24 होता है इसका, और सल्फर का हो जाता है 34, सॉरी सल्फर का हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 16 चौका 64। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, होगा सर 4 2 6 4 10 10 और 6 3 9 2 11 1 12 120, कितना आ जाएगा 120, और कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता है 100 होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा 100 होगा। तो मैं इसको क्या मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे सिंपल सा लिख सकता हूँ कि 120 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति लीटर इज इक्वल टू है आपका 100 mg, 100 mg CaCO3 प्रति लीटर के,
ठीक है, इसके बराबर है। यानी कि 120 मिलीग्राम आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो सल्फेट है वो किसके बराबर है, 100 mg कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर के बराबर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना mg होना चाहिए, कितना mg आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए कि उसकी जो वैल्यू है 84 पीपी, पानी की कठोरता की जो वैल्यू है कितनी हो जाए, 84 ppm हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सिंपल सा ये कर सकता हूँ कि इस वाले को इस तरफ रख लो। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा इसलिए करेंगे, इसीलिए इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए 80 पीएम कठोरता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 84 पीएम कठोरता अगर मुझे प्राप्त करना है, ठीक है, 84 पीपीएम, 84 पीपीएम पानी की कठोरता, पानी की कठोरता, ठीक है, कठोरता, कठोरता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम सिंपल सा ये करेंगे मेरे दोस्त, हम सिंपल सा ये करेंगे कि 84 मल्टीप्लाई बाई 120 एंड डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 100 mg से कर देंगे हम। यानी कि जो 100 mg था उसको डिवाइड करेंगे, ऊपर रखेंगे 120 और 84 रखेंगे साइड, क्योंकि हमें जो है क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने mg मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम सल्फेट को ऊपर रखेंगे और इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। हम इस वाले भाग को इसलिए कहां पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब सिंपल सा क्या, अगर हमें जस्ट यही उल्टा करना रहता, उल्टा करने का मतलब अगर हमें ये वैल्यू निकालने की जगह हमें कठोरता निकालनी होती, तो हम क्या करते थे, कठोरता निकालने के लिए हम इसकी जो वैल्यू होती थी वो नीचे रखते थे। लेकिन अब हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करने के बाद से क्या आएगा भाई, सॉल्व करने के बाद से एक जीरो से कैंसिल हो गया, एक जीरो से, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1.2। हम इसको क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 84 मल्टीप्लाई बाई 1.2। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताओ भाई, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 84 इंटू 1.2, 1.2। जब हम इसको दो जीरो, एक जीरो से कट जाएगा और 10 को 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 की 8 और हासिल लगा आपका 4 और 12 अट्ठे 96, 96 4 100, कितना आ जाएगा 100.8, 100.8, 100.8, 100.8 mg, 100.8 mg। और आपका क्या आ जाएगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट था, MgSO4, MgSO4 प्रति लीटर, क्या आ जाएगा, प्रति लीटर। इसीलिए हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 84 ppm पानी की कठोरता चाहिए तो इसके लिए 100.8 MgSO4 लगेंगे। क्या लगेंगे कि लिखो 84 ग्राम, सिंपल सा आप ये लिख सकते हो, 84 ppm, ppm पानी की कठोरता, पानी की कठोरता, पानी की कठोरता यानी कि पानी की हार्डनेस, वाटर हार्डनेस प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त कितने ग्राम लगेंगे, तो आपको सर कितने, वो सर 100.8, 100.8 mg, mg प्रति लीटर आपके जो है MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट लगेंगे। कितने लगेंगे, 100.4, 100.8 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है आपके क्या लगेंगे, सर मैग्नीशियम सल्फेट लगेंगे। और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी किस प्रकार से हम जो है पानी की हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए आगे चला जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाटर ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का पानी। तो बॉयलर के पानी को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार बॉयलर होता क्या है, बॉयलर किस काम में हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जितनी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है, यानी कि जितनी भी उत्पादन करने वाली फैक्ट्री होती है, उनके उनके लिए जो है बॉयलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट या फिर सॉरी डिवाइस जो है आपका हो जाता है। जितने भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री होते हैं उनके लिए बॉयलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस आपका हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका उपकरण हो जाता है बॉयलर। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बॉयलर का काम होता है वह होता है पानी को भाप में बदलना। बॉयलर का काम क्या होता है, तब सर बॉयलर का काम भाप में बदलना। इसीलिए जितनी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है उनके लिए जो बॉयलर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बॉयलर क्या है, तो आपको सर बॉयलर एक ऐसा डिवाइस होता है, बॉयलर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि भाप में बनाने का लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पानी को भाप में बनाने के लिए, यानी कि पानी को वेपर में चेंज करने के लिए, स्टीम में चेंज करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं, बॉयलर का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए, किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए बॉयलर जो होता है सबसे आवश्यक उपकरण आपका जो है माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बॉयलर में पानी कहाँ से देंगे, बॉयलर में अगर हमें बॉयलर हमारे क्या करता है, पानी को उबालता है, पानी को
भाप में चेंज करता है, तो बॉयलर को हम पानी कहाँ से देंगे? बॉयलर को पानी देते हैं फीड पंप से। कहाँ से देते हैं? ध्यान से देखो, ये आपका बॉयलर है, हम बॉयलर को पानी जो है इस फीड पंप से दिया जाता है। ये जो आपको फीड पंप दिख रहा है, इस फीड पंप से क्या दिया जाता है? बॉयलर को पानी दिया जाता है, इस फीड वाटर पंप, ठीक है, इस फीड वाटर पंप के द्वारा जो है बॉयलर को क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम बॉयलर को पानी कहाँ से देते हैं? कौन सा वाला पानी देते हैं? हम क्या उसको प्योर वाटर देते हैं, फिर इम्प्योर वाटर देते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको सॉफ्ट वाटर देते हैं, फिर हार्ड वाटर देते हैं? अगर सॉफ्ट और हार्ड वाटर की बात करें, तो बॉयलर को जो पानी दिया जाता है वह पानी दिया जाता है हार्ड वाटर। कहाँ से दिया जाता है? वह कुछ भी सोर्स हो सकता है, कुएं से, मान के चलो आजकल तो कुआं है नहीं, वो नहर नहर हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, या फिर आपकी नदी हो गई, कहीं से भी वो जो है पानी आपका सोर्स जो है बॉयलर को दिया जा सकता है। लेकिन जो भी आपके सोर्स होंगे वो कैसा होता है? आपका हार्ड वाटर का सोर्स होता है। क्या होता है आपका? हार्ड वाटर का सोर्स आपका बॉयलर होता है, ठीक है। बॉयलर में जो भी पानी जाता है, कैसा पानी जाता है? तो आपको सर हार्ड वाटर का पानी जाता है। तो बॉयलर फीड पानी वह पानी कहलाता है जो सीधे बॉयलर में इंटर करता है, और बॉयलर फीड जल सप्लाई और वापसी संघनित जल का संयोजन माना जाता है। यानी कि बॉयलर में जो पानी होगा, एक तो ऐसा पानी होगा जो कि हम इंटर करा रहे हैं, यानी कि जो हम पानी दे रहे हैं बॉयलर को, एक तो ऐसा पानी होगा। दूसरा, जब पानी उबल रहा है, जब पानी भाप में स्टीम में चेंज हो रहा है, तो कुछ पानी जो है, यानी कि कुछ भाप जो है संघनित होकर वापस उसी बॉयलर में भी तो लौटते होंगे ना। कुछ वाष्प यानी कि कुछ वेपर संघनित होकर के, कंडेंस होकर के वापस उसी बॉयलर में भी लौटते होंगे। तो पानी अगर बात की जाए बॉयलर में कौन कौन सा होता है, एक तो बाहरी वाटर होता है, यानी कि आउटसोर्स के द्वारा होता है। दूसरा उसी वही पानी होता है जो कंडेंस होकर के वापस दोबारा से लौटता है बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो बॉयलर में पानी पहुंचाने के लिए आप कुएं या फिर किसी अन्य जल से, किसी अन्य स्रोत से आप जो है पानी उसमें डाल सकते हो, और उसके पश्चात इस जल को क्या किया जाता है? आवश्यक सीमा तक शुद्ध किया जाता है, लिमिटेड प्यूरिफाई किया जाता है, उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम बात क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं बॉयलर होने वाली अशुद्धियों के कारण बॉयलर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अशुद्धियों का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बोला कि अगर हार्ड वाटर है, अगर आपके हार्ड वाटर है, उस पानी में क्या होंगे? तो आपको सर मैग्नीशियम आयंस होंगे और कैल्शियम आयन होंगे। क्या होंगे? मैग्नीशियम के आयन होंगे और कैल्शियम आयन होंगे उस पानी के अंदर। जब मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयंस पानी के अंदर होंगे, तो ये क्या होते हैं? ये नीचे बैठ जाते हैं, या तो ये होंगे, तो ये क्या होते हैं? या तो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ कर स्लज का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर क्या होता है कि ये जो है एक तरीके से कुछ ग्रीस या फिर तेल की वजह से के कारण ये सारी चीजें जो मिल करके आपस में क्या होती है कि इकट्ठा होकर के फोम क्या बनाने लगते हैं? फोम बनाने लगते हैं। जब फोम बनाने लगते हैं, तो उस फोमिंग के साथ साथ कुछ पानी भी जो है बॉयलर के साथ में जो है निकलने लगता है, यानी कि भाप के साथ साथ उसमें क्या जाने लगता है? पानी भी जाने लगता है। वो भी एक तरीके से बॉयलर का क्या करता है? बॉयलर में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें जो है सिंपल सा इसी के बारे में जानना है। हमें सिंपल सा किसके बारे में जानना है? हमें सिंपल सा इसी बॉयलर के बारे में जानना है कि बॉयलर में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बॉयलर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके बारे में जानना है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉयलर में जो आपको प्रॉब्लम पढ़ने हैं, वो है सबसे पहला आपका स्लज, ठीक है। दूसरा आपका स्केल, तीसरा है आपका प्राइमिंग, चौथा है आपका फोमिंग, एंड पांचवा आपका जो है यहाँ पे सिलेबस नहीं, सिलेबस में तो आपका ये नहीं था, सिलेबस में आपका दिया हुआ था कोरिजन, ठीक है। सिलेबस में क्या दिया हुआ था? आपके कोरिजन दिया हुआ था। कोरिजन यानी कि संक्षारण, संक्षारण क्या दिया हुआ था? कोरिजन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, संक्षारण, कोरिजन, ठीक है। संक्षारण ये आपके सिलेबस में नहीं है, पांचवा पॉइंट ये आपका सिलेबस में है, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण को ही क्या कहते हैं? हम जंग लगना कहते हैं, जंग लगना, कोरजन यानी कि जंग लगना। ये आपको 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये वाले नहीं पढ़ने, ठीक है, आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ये आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं कि बॉयलर में कौन कौन से वेरियस प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। सबसे पहले आपका स्लज, स्केल, प्राइमिंग, फोमिंग, और उसके बाद से कोरिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्केल से स्टार्ट करते हैं कि स्केल होता क्या है, यानी कि सल्क क्या होता है, स्केल क्या होता है, सल्क क्या होता है। तो ध्यान से समझने इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। कठोर जल में आपको मैंने बताया था क्या होता है, हार्ड वाटर में मैंने सिंपल सा आपको बताया था कि इसमें कैल्शियम के आयन होंगे और मैग्नीशियम के आयन होंगे, ये तो आपको रट गए होंगे अब, ठीक है। ये चीजें अब दोनों आपको रट जानी चाहिए कि कठोर जल में अवेलेबल होते हैं, कठोर जल में आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बॉयलर का काम क्या था? तो आपको सर बॉयलर का काम था पानी उबालना। तो देखो, जब ये खनिज बॉयलर के अंदर गर्म होंगे, अब हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में जब पानी गर्म होगा, तो ये खनिज भी गर्म होंगे, ये मिनरल्स भी आपके गर्म होंगे। जब ये गर्म हो जाते हैं पानी के साथ में, ये क्या कर लेते हैं? सॉलिड का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सॉलिड के रूप में जम करके सतह पर जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉलिड का रूप लेकर के सरफेस पर, बॉयलर के सरफेस पर जो है जमा हो जाते हैं। क्या कहेंगे हम? सरफेस का रूप लेकर के बॉयलर की सतह पर क्या कर जाते हैं? ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। जमा हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम जो है स्केल कहते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, जस्ट 1 मिनट टाइम देंगे मुझे। हेलो, हेलो, हाँ जी बताइए। भैया हमने ऑर्डर नहीं किया था। मैं क्या कह रहा था आपसे?
सल की बात कर रहा था। मैंने आपसे बोला कि हार्ड वाटर में क्या होता है, तो आपको सर हार्ड वाटर में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस होते हैं। जब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे आयंस उस हार्ड वाटर में उपस्थित हैं, तो जब बॉयलर के अंदर वो वाटर गर्म होगा, जब वो हार्ड वाटर गर्म होगा, तो आपके उसके साथ साथ खनिज भी आपके गर्म होंगे, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस भी गर्म होंगे। जब ये गर्म होंगे तो ये क्या होते हैं, ये जो है ठोस के रूप में जम करके सतह पर बैठ जाते हैं। ठोस के रूप में जम करके, मान चलिए अगर आपको बॉयलर है, ठीक है, ये आपका बॉयलर है, तो ये जो आपके खनिज है, ये जो आपके खनिज हैं सॉलिड रूप लेकर के क्या हो जाएंगे, नीचे सतह पर जो है इस प्रकार से बैठ जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह रहे हैं स्लज। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम स्लज कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, स्लज, यानी कि सॉरी, माफ करना, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्केल। आपको ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम जो है स्केल कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी की चीज को हम स्केल कह रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर कंटेंट्स, आप कहोगे सर हार्ड वाटर में क्या होता है, तो आपको सर मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के मिनरल्स होते हैं। व्हेन दीज मिनरल्स आर हीटेड, जब ये खनिज गर्म होते हैं, इनसाइड द बॉयलर, बॉयलर के अंदर जब ये खनिज गर्म होते हैं, दे सॉलिडिफाई एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द सरफेस। ये क्या होते हैं, ठोस का रूप लेते हैं, और ठोस का रूप लेते ही क्या हो जाते हैं, ये उस बॉयलर के सरफेस पर, बॉयलर के सरफेस पर क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं। और यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका स्केल कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। और इसको जो है हम आसानी से नहीं हटा सकते हैं, इसको, यानी कि विच कांट बी रिमूव्ड इजीली, इसको हम बहुत ही आसानी से इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया स्केल क्या होता है, तो आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया। सिंपल सा आपने बात बताया कि सर पानी के अंदर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं। जब हम बॉयलर को गर्म करेंगे, यानी कि जब हम बॉयलर के पानी को गर्म करेंगे, तो ये खनिज भी गर्म होंगे। जब ये खनिज गर्म होंगे तो सॉलिड का रूप लेकर के उस बॉयलर के सतह पर जो है नीचे बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसी को हम स्केल कह रहे हैं। बस इतना सही तो था। ओके, स्केल बनने का रीजन क्या है, कारण क्या है स्केल बनने का, स्केल बनने का क्या कारण है, ठीक है। स्केल बनने का मेन रीजन क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, कॉज ऑफ स्केल, यानी कि स्केल बनने का कारण क्या होता है। तो स्केल बनने का कारण है, सबसे मेन रीजन है कि आपका हार्ड वाटर का यूज करना। जब आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हो, तो हार्ड वाटर में आपके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के खनिज हैं, आयंस हैं, और वही खनिज जो है आपके गर्म होकर के सॉलिड के रूप में डिपोजिट हो जा रहे हैं सरफेस पे। इसी वजह से आपका जो है स्केल बन रहा है। स्केल बनने का मेन रीजन क्या है, प्रॉपर रीजन, तो आपको सिर्फ कठोर जल का उपयोग करना है, यानी कि हार्ड वाटर का यूज करना ही सबसे बड़ा रीजन है। पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की अधिक मात्रा होती है। जब ये पानी बॉयलर में गर्म होता है, तो यह खनिज जो है ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में क्या हो जाता है, सरफेस पर डिपोजिट हो जाता है, सरफेस पर जमा हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका सेम चीज। अब दूसरी चीज क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट। सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि उच्च तापमान और दबाव के कारण, यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो पानी में घुले हुए लवण, पानी में कौन से साल्ट घुले हुए हैं, मैंने आपको बताया कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ होता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, विघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और टूट करके ये क्या हो जाता है, अघुलनशील यौगिक में बदल जाता है। अघुलनशील यानी कि क्या हो जाता है, अघुलनशील यानी कि जो सोल्यूबल ना हो, इनसोल्यूबल कंपाउंड में जो है यह जो है चेंज हो जाता है। ध्यान समझना, सोल्यूबल सॉल्ट की अगर हम बात करें, घुलनशील लवण की बात करें, तो आपका जैसे बॉयलर में हार्ड वाटर है गर्म होगा, जैसे बॉयलर में हार्ड वाटर गर्म होगा, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा और आपका हाई प्रेशर होगा। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण ये जो आपके साल्ट है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट करके किस में चेंज हो जाता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आपको फार्मूला है CaHCO3 का सेकंड प्राइस, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाएगा, जब इसको गर्म किया जाएगा, तो गर्म होकर के क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेसिपिटेटेड के रूप में जमा हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और CO2 और H2O जो है इसके साथ साथ आपका बनता है। ये कार्बोनेट है कि CaCO3 क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड के रूप में जमा हो जाता है, यानी कि इनसोल्यूबल कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड, यानी कि अघुलनशील यौगिक है। ये क्या हो गया, अघुलनशील यौगिक के रूप में यह जो है बॉयलर के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, स्टीम यानी फॉर्मेशन, यानी कि भाप का निर्माण। भाप का निर्माण का मतलब क्या है कि पानी के वाष्पित होने के बाद जो आपके मिनरल्स रहते हैं, आप मान के चलो कि पानी में मिनरल्स है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स है, मान के नहीं चलना है, पानी में है ही, ठीक है, कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स हैं, ठीक है। जब पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा, वेपर के रूप में चेंज होगा, तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, हल्का होकर के, वो हल्का होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मिनरल्स कैसे हैं, मिनरल्स आपके भारी हैं, तो जो भारी मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे ही बैठ जाते हैं, यानी कि पीछे ही रह जाते हैं, नीचे ही बैठ रह जाते हैं, और यह जो है क्या हो जाते हैं, सतह पर जमा हो जाते हैं, सरफेस पर डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया मेन रीजन कौन कौन से हैं। अब तक मैंने आपको तीन मेन रीजन बताया। सबसे पहले आप हार्ड वाटर का यूज कर रहे हो, सबसे बड़ा रीजन तो यही हो गया। दूसरा मैंने बोला कि उस हार्ड वाटर में आपके क्या है, सोल्यूबल साल्ट है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म होगा, तो यह जो है विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट
में प्रेसिपिटेट के रूप में इनसोल्यूबल कंपाउंड के रूप में टूट जाता है। ठीक है, जब ये इनसोल्यूबल कंपाउंड के रूप में टूट जाता है तो यह जमा हो जाता है नीचे सेडिमेंट के रूप में। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया कि बॉयलर है, बॉयलर का काम है स्टीम जनरेट करना, भाप बनाना। जब भाप बनेगा पानी का तो पानी का भाप जो है हल्का होगा और आपके मिनरल्स जो है भारी रहेंगे। जब मिनरल्स भारी रहेंगे तो वह जो है बॉयलर में ही नीचे जो है बैठ करके रह जाते हैं। समझ में आया? इस वजह से आपकी स्केल जो है बनते हैं। चौथा क्या है आपका, सिलिका एंड अदर इंप्योरिटी की बात करें तो पानी में जो सिलिका होता है वह सिलिका भी जो है आपका एक प्रकार से प्रमुख रीजन बनता है आपका स्केल का। ठीक है, सिलिका भी आपका एक तरीके से प्रमुख रीजन बनता है स्केल का। और जब ये स्केल बनता है यह जो है बहुत ज्यादा बहुत आसानी से साफ नहीं किया जा सकता इस स्कूल को, उसके लिए जो है खुरचना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, खुरचना पड़ता है। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेज की अगर बात करें, स्केल के डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है ईंधन का नुकसान, यानी कि क्या होता है आपका नुकसान, ईंधन का नुकसान यानी कि लॉस ऑफ फ्यूल। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉयलर की सेफ्टी का कम हो जाता है। ठीक है, बॉयलर की सेफ्टी इसमें कम हो जाती है। दूसरा दक्षता में यानी कि इसकी इफिशियंसी में कमी आती है। इसकी इफिशियंसी का कमी का मतलब क्या होता है कि इसकी इफिशियंसी में जब कमी आएगी, दक्षता में कमी आएगी तो फ्यूल ज्यादा यूज करेगा। जब फ्यूल ज्यादा यूज करेगा तो आपका पैसा ज्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, चौथा क्या है आपका, बॉयलर के फटने की खतरा जो है बढ़ा रहता है। ठीक है, डेंजर ऑफ बॉयलर एक्सप्लोजन, डेंजर ऑफ बॉयलर एक्सप्लोजन यानी कि बॉयलर के फटने का खतरा जो है मैक्सिमम टाइम में बढ़ा रहता है इस स्लज के कारण। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसको हम हटा कैसे सकते हैं भाई, इसके हटाने के कौन से मेथड होते हैं। दो मेथड की बात करूंगा। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल क्लीनिंग। मैकेनिकल क्लीनिंग का मतलब क्या है कि स्केल जो आपका जम गया है, नीचे डिपॉजिट हो गया, उसको खुरचना पड़ता है। खुरचना पड़ता है यानी कि उसको साफ करना पड़ता है खुरच करके, या फिर ब्रश से साफ करना पड़ता है मैनुअली। दूसरा, यह सरल है, यह गहरी जमा परतों को हटा नहीं सकता। आसान तो है ये, आसान तो है, बैरल में घुस करके वो क्या कर दिया जाता है, इसको खुरच करके ब्रश लगा करके साफ कर लो। लेकिन क्या है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो यह आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। यानी कि जो गहरी जमा परतें हैं, जो गहरी जमा परतें हैं उसको जो है हटाना मुश्किल होता है आपका जो है मैकेनिकल मेथड से। ठीक है, दूसरा आपका है केमिकल तरीका। केमिकल तरीका में क्या होता है कि आप इसमें केमिकल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक का यूज कर सकते हो, H2SO4 का यूज कर सकते हो, और एडिक्टिव केमिकल का यूज कर सकते हो जिसमें आपका आता है इनहिबिटर्स। क्या होता है, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या आपका होता है कि धातु को क्षरण से बचाता है, धातु को क्षरण से बचाने का काम आपका करता है एडिक्टिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्केल के बारे में, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं और यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका जो आता है प्रॉब्लम बॉयलर में, वो आपका आता है स्लज। स्लज मतलब होता है कीचड़। स्लज मतलब क्या होता है आपका, कीचड़। बॉयलर में स्लज वह अवशेष या फिर गाद होता है जो कठोर जल में घुले हुए घुलनशील जो अशुद्धियां होती है और खनिजों के ठंडे हिस्से में जमने से प्राप्त होता है। समझना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि मान के चलो जब आपके हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में आपके जो है घुलनशील अशुद्धियां हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट से घुलनशील है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका टूटता है, घुलनशील अशुद्धियां टूटता है, फिर ये क्या करता है, एक स्लज के रूप में, आपने बताया स्केल के रूप में जमा हो जाता है। स्केल के रूप में धीरे धीरे जमा होता है तो एक तरीके से यह जो है गाद का निर्माण कर देता है। वहां पे क्या बना देता है, स्लज बना देता है, कीचड़ बना देता है। क्या बना देता है, कीचड़ बना देता है। और जब ये कीचड़ बनता है, ठीक है, खनिज के ठंडा होने से बनता है। क्या बनता है, ये जितने भी आपके मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो आपके हैं, ये धीरे धीरे खनिज ठंडा जब होते हैं, ठंडा होने से बनता है आपका जो है कीचड़। यह आमतौर पर बॉयलर के निचले हिस्से में ही पाया जाता है, जहां पे आपकी स्केल पाया जाता है तो वहीं पे आपका स्लज भी पाया जाता है। तो सिंपल समझ में आया कि स्लज इन बॉयलर इज द रेजिड्यूज और सिल्ट formed by settling of soluble impurities and minerals dissolved in hard water in the cool parts। ठीक है, समझ में आया। इट इज यूजली फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉयलर, यानी कि यह जो है बॉयलर के लोअर पार्ट्स में पाया जाता है। तो बॉयलर में स्लज आप कहोगे सर वह रेजिड्यूज होता है, वह अवशेष होता है, या फिर कह सोगे वह गाद गाद यानी कि वह सिल्ट होता है जो कठोर जल में घुले हुए जितने भी सल्यूबल खनिज हैं, जितने भी सल्यूबल इंप्योरिटीज हैं और जितने भी आपके मिनरल्स हैं, उन सभी के ठंडा होने से जमने से आपका बनता है आपका स्लज। क्लियर। अगर हम बात करें स्लज बनने का मेन रीजन क्या है, सबसे पहला मेन रीजन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, घुलनशील अशुद्धि। क्या बताया, घुलनशील अशुद्धि। घुलनशील अशुद्धि का मतलब क्या है कि कठोर जल में आपके क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है आपके, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और अन्य अशुद्धियां ठंडे हिस्सों में जमकर के क्या बनाती हैं, कीचड़ बनाती हैं। तो सबसे पहला मेन रीजन कौन सा हो गया, सबसे पहला मेन रीजन हो गया आपके इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एंड अदर जितने भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं आपके हार्ड वाटर में, वो क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं, यानी कि ठंडा होते हैं। और ठंडा होने के बाद से टू फॉर्म अ स्लज इन कोल्ड पार्ट्स, यानी कि ठंडे क्षेत्रों में, यानी कि ठंडे स्थानों पर क्या बना देते हैं, वो एक तरीके से स्लज का निर्माण कर देते हैं, कीचड़ यानी कि गाद का निर्माण वहां पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब
दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। स्टेबिलिटी का वाटर का मतलब क्या है कि पानी में बॉयलर का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि जो बॉयलर है उस बॉयलर में जो पानी का वाटर का फ्लो है वो सही तरीके से नहीं है, तो जो इम्प्योरिटीज है वो एक जगह पर ही क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, एक ही जगह पर जमा हो जाती है। कहने का मतलब इफ वाटर इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपर्ली, यदि पानी का बहाव सही से नहीं हो रहा है, पानी का बहाव सही नहीं है इन द बॉयलर के अंदर, द इम्प्योरिटीज गेट्स एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस, यानी कि जो आपकी अशुद्धियां होती हैं वह एक ही स्थान पे क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, एक्यूमुलेटेड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, एक्यूमुलेटेड हो जाती है। तीसरा है कम घुलनशील पदार्थ। कम घुलनशील पदार्थ का मतलब क्या है कि पानी में जो कम घुलने वाले यानी कि लेस सोल्यूबल आपके सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो ठंडे हिस्सों में जाकर के कीचड़ का रूप ले लेते हैं। क्या बन जाते हैं, ठंडे हिस्सों में जाकर के कीचड़ बन जाते हैं। सब्सटेंस दैट आर लेस सोल्यूबल, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि कम घुलनशील होते हैं इन वाटर, यानी कि पानी में सॉलिडिफाई क्या कर लेते हैं, सॉलिडिफाई यानी कि ठोस का रूप ले लेते हैं, एंड फॉर्म स्लज और क्या बनाते हैं, कीचड़ बनाते हैं इन कोल्ड एरियाज, ठंडे क्षेत्रों में। यानी कि जहां पे भी बॉयलर में हल्का फुल्का ठंडा क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे मेरे दोस्त ये क्या करते हैं, स्लज का रूप ले लेते हैं, कीचड़ का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर। हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर में क्या होता है कि पानी के अधिक गर्म होने पर जो आपके सब मिनरल्स होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, जमने लगते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, जमने लगते हैं, जो कीचड़ का निर्माण करते हैं, जो क्या बनाते हैं, आपके स्लज का निर्माण जो है आपका करते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कीचड़ बनने का मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपका मेन रीजन जो बताया, पानी का फ्लो सही नहीं होना, यानी कि ब्लॉकेज इन फ्लो, ब्लॉकेज इन फ्लो। पानी का अगर स्थिर है, पानी अगर स्थिर है तो आपका जो स्लज है ज्यादा बनेगा, इसके लिए आपका ज्यादा बनेगा। दूसरा आपका हीटिंग अनइवनेस। ठीक है, हीटिंग अनइवनेस, इसका मतलब क्या है, हीटिंग अनइवनेस का मतलब क्या है कि यानी कि हीटिंग यानी कि जो गर्माहट है वो सभी जगह समान नहीं है, कहीं जगह ज्यादा गर्म है, कहीं जगह कम गर्म है, तो इस वजह से वहां से भी आपका जो है कीचड़ का निर्माण होता है। तीसरा आपका एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा की खपत यहाँ पे ज्यादा बनती होती है। ठीक है, और बॉयलर को नुकसान है, डैमेज टू बॉयलर, ये क्या करते हैं, ये क्या हो गया, ये तो डिसएडवांटेज आ गया, एक सेकंड रुकेंगे, चलिए। ठीक है, ये दो ही लिखेंगे, ठीक है, ये दो लिखेंगे, ये आपके डिसएडवांटेज आ गए हैं यहाँ पे, ये आपके डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही आप लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे आप दो ही पार्ट्स लिखोगे, बाकी की चीजें यहाँ पे हटा दो। ठीक है, कीचड़ बनने का मेन रीजन जो होता है मैंने आपको बताया था, ब्लॉकेज इन फ्लो होगा, और दूसरा है हीटिंग अनइवनेस, यानी कि हीटिंग अनइवनेस, कहीं पे ज्यादा गर्म होना बॉयलर का, कहीं पे कम गर्म होना, वो भी आपका जो है एक स्लज का निर्माण का कारण बनती है। ऊर्जा की खपत ये ज्यादा होती है, ये तो आपका एक तरीके से क्या हो गया, स्लज अगर इकट्ठा होगा ज्यादा तो आपका एनर्जी का वहां पे यूज ज्यादा होगा। ये आपका क्या है, एक तरीके से ये आपका सिंपल सा एक तरीके से ये आपका डिसएडवांटेज हो गया है। ठीक है, कोरोजन वगैरह जंग लगती है, ये सब डिसएडवांटेज हो गया, तो यहाँ से मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ, ये एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया ये। ठीक है, स्लज के डिसएडवांटेज, स्लज के कारण जो डिसएडवांटेज उत्पन्न हो रहे हैं वो है ये, तो सिर्फ यहाँ पे दो लिखो आप, सिर्फ और सिर्फ दो लिखो, कीचड़ बनने का रीजन यहाँ पे सिर्फ आपको दो लिखने हैं। ठीक है, कितने लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो। इसे इरेज कर रहा हूँ, तक वेट करेंगे आप, चलिए। ओके, तो मैंने क्या कहा, स्लज बनने का मेन रीजन क्या है, पानी का फ्लो का सही नहीं होना, यानी कि पानी का अगर फ्लो नहीं है तो आपका क्या होगा, जो आपका स्लज का निर्माण वहां पे ज्यादा होगा। दूसरा, अगर हीटिंग अनइवननेस है, यानी कि सभी जगह हीटिंग समान नहीं है, तो वहां भी आपका स्लज का निर्माण होगा। तीसरा आपका इस स्लज को हटाने का मेन हटाने के उपाय क्या हो सकते हैं, प्रिवेंशन। देखो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे पूछे रिमूवल, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल आपसे पूछे, रिमूवल आपसे पूछे, या फिर आपसे प्रिवेंशन पूछे, प्रिवेंशन एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों जगह आप यही लिखो, क्या क्या आओगे, आपसे प्रिवेंशन पूछे या फिर आपसे रिमूवल आप पूछे, तो आप दोनों जगह क्या लिख करके आओगे, सेम यही चीज लिख करके आओगे, प्रिवेंशन और रिमूवल एक ही चीज है। ठीक है, पहला हटाने का उपाय क्या है, पहला हटाने का उपाय है ब्लो डाउन प्रोसेस। ब्लो डाउन प्रोसेस में क्या होता है मेरे दोस्त, कि बॉयलर में जो भी पानी जमा है, जो भी बॉयलर में पानी है, जमा पानी और कीचड़ है, उसको समय समय पर निकालने के लिए जो है ब्लो डाउन टेक्निक का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, बॉयलर के अंदर जो भी आपके कीचड़ वगैरह जमा हो गए हैं उसके लिए क्या किया जाता है, ब्लो डाउन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लो डाउन प्रोसेस का वहां पे यूज किया जाता है।
दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा आपका वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि वाटर को सॉफ्टनर से जो है आप क्या कर देते हो, साफ कर देते हो, ठीक है। जल सॉफ्टनर का यूज करते हो आप, वाटर सॉफ्टनर का वहां पे यूज करते हो। बॉयलर में जाने वाले जितने भी आपके पानी है, तो जाने से पहले आप उसको ट्रीटमेंट कर दो, जाने से पहले आप उसको ट्रीटमेंट कर दो, ताकि जितने भी इंप्योरिटीज हैं वो क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है। यानी कि आप वहां पे क्या यूज करो, वाटर सॉफ्टनर का यूज कर सकते हो। तीसरा मेथड है आपका केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो, केमिकल ट्रीटमेंट में आप कीचड़ को कम बनाने के लिए, फिर कम आप चाहते हो कि बॉयलर के अंदर कीचड़ कम बने, स्लज कम बने, तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक विशेष तरीके की केमिकल का यूज जो है किया जा सकता है, ताकि पानी में साथ वह जो है, पानी के साथ जो है वो क्या हो जाए, वह जो है, ताकि वह जो है पानी के साथ ही आपके स्लज जो है वो आपके बाहर निकल जाए, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका नियमित निरीक्षण और साफ सफाई, यानी कि रेगुलर बेस पे आपको क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, लिख लेंगे रेगुलर, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड क्लीनिंग, मॉनिटरिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। रेगुलर बेस पे आपको जो है उसको साफ निरीक्षण करना है, मॉनिटरिंग करना है, और जो है साफ सफाई करनी है। तो बॉयलर की नियमित जांच करते रहो और साफ सफाई करें, ताकि कीचड़ जो है अधिक मात्रा में वहां पे, यानी कि स्लज जो है अधिक मात्रा में वहां पे जमा ना हो। यानी कि रेगुलरली चेक एंड क्लीन द बॉयलर सो दैट स्लज डज नॉट एक्यूमुलेट इन लार्ज क्वांटिटीज। समझ में आई सारी चीजें? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका प्राइमिंग। बॉयलर के अंदर प्राइमिंग जैसी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम होती है? प्राइमिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी कंडीशन होता है। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी स्टेट है, ऐसी स्थिति है जिसमें बॉयलर के भाप के साथ साथ पानी की कुछ बूंदे भी पाइपलाइन के थ्रू जो है निकल जाती हैं। हाँ, समझ में? मैंने क्या बोला कि प्राइमिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब बॉयलर बॉयलर का काम है स्टीम बनाना, भाप बनाना, लेकिन जब भाप के साथ साथ बॉयलर में पानी भी निकल जा रहा हो पाइपलाइन के साथ, पाइपलाइन के थ्रू जो है उसमें कुछ पानी, कुछ हिस्से पानी भी के भी जा रहे हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे प्राइमिंग कहेंगे। क्या हम उसे कहेंगे? प्राइमिंग कहेंगे। प्राइमिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉयलर से जो स्टीम होता है, भाप होता है, स्टीम के साथ साथ क्या आपका जाएगा, पानी की बूंदे भी पाइपलाइन के थ्रू जो है बाहर निकल जाती हैं, तो इसको हम कहेंगे प्राइमिंग। तो प्राइमिंग इज अ कंडीशन, प्राइमिंग एक स्थिति होती है इन विच, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स along विथ स्टीम, यानी कि पानी के कुछ बूंदे, पानी की जो बूंदे होती हैं along विथ स्टीम, यानी कि भाप के साथ, फ्रॉम द बॉयलर आर एक्सपेल्ड, यानी कि बॉयलर से बाहर निकल जाती हैं थ्रू द पाइपलाइन, पाइपलाइन के माध्यम से। समझ आया? प्राइमरिंग एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉयलर के भाप जो होते हैं, बॉयलर से जो भाप होता है, भाप के साथ साथ पानी की बूंदे भी जो है निकल जाती हैं बॉयलर से बाहर पाइपलाइन के माध्यम से, हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमिंग की जैसी कंडीशन कहते हैं, उसे प्राइमिंग कहते हैं। अब बात करते हैं जो प्राइमिंग होता है क्यों हो रहा है ऐसा, यानी कि बॉयलर के साथ भाप, स्टीम के साथ, भाप के साथ पानी क्यों बाहर निकल रहा है, तो कोई तो रीजन होगा। ये प्राइमिंग का रीजन क्या है? प्राइमिंग का रीजन है कि पानी का अधिक उबलना। जब पानी ज्यादा उबलने लगता है, पानी जब ज्यादा गर्म होकर के उबलने लगता है, तो वहां पे क्या होता है मेरे दोस्त, पानी जो है, पानी की जो बूंदें होती हैं भाप के साथ बाहर आने लगती हैं। तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो क्या होने लगती हैं, भाप के साथ बाहर आने लगती हैं, अगर पानी ज्यादा बॉयल हो गया, पानी ज्यादा उबलने लग गया, ठीक है। तो जो पानी अगर ज्यादा उबलने लग गया तो हम क्या कहेंगे, पानी भाप के साथ साथ, स्टीम के साथ साथ पानी के कुछ बूंदे भी बाहर निकलने शुरू हो देंगे, ठीक है। पहला रीजन हो गया पानी का अधिक उबलना। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का मतलब क्या है, इम्प्योर वाटर का मतलब क्या है कि अगर वाटर इम्प्योर है, तो अगर पानी में अशुद्धियां घुली हुई हैं, या फिर मान लो को चलो कुछ तेल वगैरह भी घुल गया उसमें, कुछ अन्य गंदगी भी मौजूद हो गई उसमें, अगर ये सारी गंदगी मौजूद है पानी के अंदर, तो क्या बनाती है, एक तरीके से फोम बनाती है, फेनल। फोम यानी कि वो झाग वाला झाग नहीं है, ठीक है, लेदरिंग वाला झाग नहीं है, ये ध्यान समझना, वो लेदरिंग वाला झाग नहीं है। एक लेदरिंग मतलब मैंने आपको झाग बताया था, ठीक है, लेदरिंग मतलब मैंने आपको क्या बताया था, झाग, ये वो वाला झाग नहीं है, ये दूसरा वाला फोमिंग वाला झाग है, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं फेनन। फेनन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, फेनन कहते हैं, ये वाला झाग है, ठीक है। तो फेनन बनाती है जिसमें पानी के साथ जो है भाप जो है निकल करके बाहर आ जाता है, ठीक है। तीसरा रीजन है हाई वाटर लेवल। अगर बॉयलर में आपने पानी ज्यादा डाल दिया, उसके हद से ज्यादा पानी डाल दिया आपने बॉयलर के अंदर, पानी का स्तर क्या हो जाएगा, पानी का स्तर अधिक हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो उबलने के दौरान ही पानी जो है भाप के साथ निकल सकता है। जैसे ही वाटर आपका उबलना शुरू हुआ, उसी उबलने के साथ साथ पानी आपका जो है, पानी की कुछ बूंदे या फिर पानी की बूंदे जो है आपका जो है बॉयलर के साथ में, यानी कि स्टीम के साथ में आपका जाना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद से भारी भार पर संचालन। भारी भार पे संचालन का मतलब क्या है कि आपने उस पर लोड ज्यादा दे दिया, यानी कि बॉयलर अचानक अधिक भाप की मांग को पूरा करता है। यानी कि मतलब क्या है कि जब आपने बोल दिया कि बॉयलर स्टीम जनरेट कम कर रहा है, लेकिन आपने बोला कि हमें स्टीम और ज्यादा चाहिए, तो बॉयलर पे आपने ज्यादा लोड दे दिया। जब बॉयलर पे अपना ज्यादा लोड दे देते हो, पानी भी भाप के साथ साथ बाहर आने लगता है। पानी भी आपका क्या लगता है, भाप के साथ साथ बाहर आने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसी वजह से जो है मेन रीजन है आपका जो है
आपका प्राइमिंग बनने का मेन रीजन आपका जो है प्राइमिंग बनने का, प्राइमिंग होने का मेन रीजन आपका जो है क्या हो जाता है, यही आपके 4 हो जाते हैं। समझ में आया सारी चीजें? यानी कि सबसे पहले प्राइमिंग क्या होता है, तो आपको सर प्राइमिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब बॉयलर में भाप के साथ साथ पानी की बूंदें भी पाइपलाइन के थ्रू बाहर जाने लगेंगी तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमिंग कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग एक कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया प्राइमिंग बनने का मेन रीजन क्या है, तो आपको सर प्राइमिंग बनने का मेन रीजन जो आपने बताया वो बताया आपने सर पानी, ठीक है। तो आपने क्या बताया, वो सिंपल सा सबसे पहले मैंने आपको बताया पानी, यानी कि पानी जब अधिक आपने गर्म कर दिया, पानी जब अधिक उबलने लग जाता है तो स्टीम के साथ साथ पानी की बूंदें बाहर निकलने लग जाती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया अगर आपके पास में इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है तो इम्प्योर वाटर क्या बनाएगा, आपका फोमिंग बनाएगा, फोमिंग बनाएगा। फोमिंग यानी कि एक तरीके से झाग यानी कि फेन बनाएगा। तो वो फेन बनाएगा तो उस फेन के थ्रू आपके जो पानी की बूंदें होती हैं वो भाप में चली जाती हैं, भाप के थ्रू ही आपका जो है पाइपलाइन के माध्यम से वो बाहर निकलने लग जाती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर बॉयलर में पानी के लेवल जो है ज्यादा है, अगर बॉयलर में पानी का लेवल ज्यादा है तो उस पानी का लेवल ज्यादा होने से क्या होगा, जैसे आपका पानी उबलना ही शुरू होगा उसी उबलने के साथ साथ आपका जो पानी की बूंदे हैं वो भी आपका जो है स्टीम के साथ साथ आपका जो है बाहर निकलने लग जाएगा। नेक्स्ट आपने बताया मैंने कि भारी भार पर संचार, यानी कि आपने बॉयलर को लोड ज्यादा दे दिया भाई। आपने क्या किया, बॉयलर को लोड ज्यादा दे दिया कि यानी कि उसका जनरेशन की क्षमता कम थी, भाप जनरेट कम कर रहा था। आपने बोला कि भाई मुझे जो है और ज्यादा भाप चाहिए, यानी कि आपने उसको जो है ज्यादा देर तक आपने उसको चला दिया। जब आपने बॉयलर को ज्यादा देर तक चलाया तो उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से सिंपल से ये कंडीशन हुआ कि जो स्टीम था स्टीम के साथ साथ पानी भी आपका जो है बॉयलर से बाहर जाने लगेगा। ओके, चलिए आई होप यहाँ तक की सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। एक इसके बाद से एक और आपका है डिजाइन डिफेक्ट। डिजाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कभी कभी हम बॉयलर के डिजाइन ही सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी कि बॉयलर के में कमी रह जाती है। कमी क्या रह जाती है कि वह जो है भाप को सही तरीके से स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। वह जो है वह जो है पानी को हो सॉरी भाप को मैंने बोल दिया स्टीम में, वह जो है पानी को जो है स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, उसके साथ साथ सही तरीके से अगर कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि पानी की बूंदे भी जो है भाप के साथ साथ यानी कि स्टीम के साथ साथ निकल जाएंगे। तो खराब डिजाइन किया गया बॉयलर होता है जिसमें भाप अलग करने की सिस्टम जो है सही तरीके से नहीं की गई हो, तो उसमें क्या हो सकता है, प्राइमिंग की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर मान के चलो सर भाप के साथ थोड़ी बहुत मात्रा में पानी चला ही जा रहा है तो क्या ही नुकसान होने वाला है, तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। कि पानी की बूंदें अगर भाप में मिलकर के जा रही है तो स्टीम की क्वालिटी कम हो जाएगी। स्टीम की क्या क्वालिटी हो जाएगी, स्टीम की क्वालिटी खराब हो जाएंगी। अगर पानी भाप के साथ पानी जा रहा है तो स्टीम की क्वालिटी खराब हो जाएगी, भाप की क्वालिटी खराब हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर आपका वेट स्टीम टरबाइन, क्या समझना, गीली मतलब वेट, वेट स्टीम टरबाइन इंजन और हीट एक्सचेंजर जैसे उपकरणों को क्षति पहुंचा सकता है। क्या समझना, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका वेट स्टीम, वेट स्टीम का मतलब क्या है समझ रहे हो, गीली भाप, गीली भाप का मतलब समझना है यहाँ पे। वेट स्टीम का मतलब यहाँ पे क्या है, वेट स्टीम, वेट स्टीम का मतलब क्या है मेरे दोस्त, वेट स्टीम का मतलब क्या है कि जो आपका भाप था, भाप था, भाप के साथ आपका क्या है, पानी, भाप के साथ आपका पानी है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे वेट स्टीम यानी कि गीली स्टीम। जब गीली स्टीम जो आपका है, जब गीली स्टीम आपका जाएगा, जब आपका गीली स्टीम जाएगा मेरे दोस्त, तो उसके साथ साथ आपका क्या होगा, जो आपका टरबाइन है, जो आपका टरबाइन है, जो आपका इंजन है, जो आपका हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, हीट एक्सचेंजर आपके उपकरण है, उन सबको क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। वेट स्टीम कैन डैमेज इक्विपमेंट सच दैट टरबाइन इंजन एंड हीट एक्सचेंजर। क्लियर समझ में आई? चलिए और क्या हो सकता है, वेट स्टीम जो है आपका ध्यान समझना, जो गीली भाप है यानी कि जो आपका वेट स्टीम है कि इसकी ऊर्जा क्षमता कम होती है। क्या होती है, इसमें एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है आपकी प्योर स्टीम के मुकाबले, जिससे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पानी में क्या होता है, आपको सिर्फ पानी में मौजूद आपके क्या होंगे, खनिज होंगे, अशुद्धियां होती हैं। ये क्या होगा, पाइपलाइन और उपकरणों में जंग लगने का कारण बना देती है। ठीक है, ये क्या बना देती हैं, ये आपका जो है जंग लगने का कारण बना देती है। सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपकी स्टीम के साथ, अगर आपका स्टीम के साथ पानी जा रहा है, अगर आपका स्टीम के साथ क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है उसमें, तो वाटर किसके थ्रू होकर के जाएगा, आपको सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू होकर के जाएगा। किसके थ्रू होकर के जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू होकर के जाएगा, पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू होकर के जाएगा। जब ये वाटर, स्टीम तो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टीम जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्टीम के साथ जब पानी भी जाने लगेगा, ये क्या करेगा, जितने भी उपकरण हैं जैसे कि पाइपलाइन वगैरह है, ठीक है, पाइपलाइन वगैरह है, फिर और भी उपकरण हैं, उसमें क्या होता है, जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, उपकरण सही तरीके से काम नहीं करते अगर आपके पानी साथ में जा रहे हैं, और अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें होने लगती है। ठीक है, यानी कि इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता ज्यादा होने लगती है। समझ में आई सारी चीजें?
अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए क्या होता है कि भाप का वेग जो है आपका कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि स्टीम का जो वेलोसिटी है, स्टीम का जो स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी वेग की, यानी कि वेलोसिटी की बात करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, भाप का यानी कि स्टीम का जो वेलोसिटी है कैसा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, या हमेशा अनुमेय सीमा में होना चाहिए। अनुमेय सीमा का मतलब क्या है, जितनी भी परमिसिबल लिमिट है, जितना भी परमिसिबल लिमिट है, उस परमिसिबल लिमिट के अंदर ही आपका जो है ये आपका क्या होना चाहिए, स्टीम का, आपका स्टीम का वेलोसिटी होना चाहिए। यानी कि स्टीम का वेलोसिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो उसके साथ साथ पानी भी बह जाएगा, पानी भी निकल करके चला जाएगा। स्टीम का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, आपका जो भी परमिसिबल लिमिट है, यानी कि स्टीम की वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, परमिसिबल लिमिट। ठीक है, तो उस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बॉयलर का डिजाइन बिल्कुल आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है बॉयलर के डिजाइन में खामी है, अगर बॉयलर के डिजाइन में खामी है तो आपका स्टीम के साथ साथ पानी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, बॉयलर का जो फीड है, फीड का पानी जो है कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। बॉयलर का फीड का जो पानी आप दे रहे हो आपका अगर सॉफ्ट है, जब पानी सॉफ्ट है तो अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी जाएगा कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगर पानी हार्ड वाटर पानी है तो अगर वो पानी जाएगा पाइपलाइन के थ्रू तो वहां पे जंग लगने का प्रमुख कारण बन सकता है। बॉयलर में ब्लो डाउन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बॉयलर में क्या होना चाहिए, ब्लो डाउन की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। ब्लो डाउन, बॉयलर में क्या होना चाहिए, ब्लो डाउन की अरेंजमेंट होनी चाहिए, जिससे जो है ब्लो डाउन से क्या होता है, ब्लो डाउन से हम स्लज भी रोक सकते हैं, स्लज भी रोक सकते हैं, स्लज के साथ साथ आपका प्राइमिंग भी रोका जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है ब्लो डाउन टेक्निक में रोका जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका फोमिंग। नेक्स्ट आपका फोमिंग, उसी फोमिंग की बात कर रहा हूं जब मैंने बोला कि पानी में जब अशुद्धियां मिली रहेंगी, अशुद्धियों के साथ साथ मान के चलो कुछ आपके इंप्योरिटीज है, खनिज है, खनिज के साथ साथ मान के चलो कुछ और इंप्योरिटीज ऐड हो गई, उसके साथ साथ तेल वगैरह भी ऐड हो गए, तो ये क्या बना देती है, फोम बना देती है। क्या बनाती हैं, वो एक तरीके से फोम बना देती हैं। ठीक है, क्या बना देती हैं, फोम बना देती हैं, यानी कि झाग बना देती हैं, एक तरीके से समझना। ठीक है, तो फोमिंग का अर्थ के मतलब क्या है, फोमिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि बॉयलर के अंदर जो पानी है, उस पानी में झाग का बनना, फोम का बनना ही आपका क्या कहलाता है, फोमिंग कहलाता है। फोमिंग को हिंदी में कहते हैं फेनन। फोमिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, फेनन कहते हैं, फेनन कहते हैं। ठीक है, तो फोमिंग का मतलब क्या है, तो आपको सर फोमिंग का सिंपल सा मतलब है कि बॉयलर का जो पानी है, पानी के अंदर झाग बन रहा है। तो बॉयलर के पानी में झाग का बनना यहाँ पर क्या कहलाता है, फोमिंग कहलाता है। यह कब होगा, यह तब होगा जब पानी में जितनी भी घुली हुई अशुद्धियां हैं, पानी में जितनी भी घुली हुई अशुद्धियां, जैसे कि तेल हो गया, ग्रीस हो गया, कोई भी सॉलिड मटेरियल है आपका, वो क्या होता है, पानी की जो सतह तनाव है, यानी कि जो आपका सरफेस टेंशन है, पानी का जो सरफेस टेंशन है, उस पानी के सरफेस टेंशन को क्या कर देगी, कम कर देगी। इससे पानी में जो अस्थाई झाग जो है बनने लगता है, इससे पानी में अस्थाई झाग बनेगा, जो भाप के साथ, बॉयलर के साथ में बाहर निकल सकता है। सिंपल समझ में आया, नहीं समझ में आया ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, फोमिंग कुछ और नहीं है। फोमिंग एक तरीके से जब पानी के अंदर झाग बनने लग जाए तो उसी को हम कहते हैं फोमिंग। और ये झाग बन कैसे रहा है, ये झाग आपको बन रहा है पानी की अशुद्धियों के कारण, पानी में तेल मिला हुआ है, ग्रीस मिला हुआ है, या अन्य कोई भी सॉलिड मटेरियल मिला हुआ है, तो आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, पानी में फोम बना दे रहे हैं, झाग बना दे रहे हैं। ठीक है, इसी झाग के कारण आपका, इसी झाग को हम क्या कह रहे हैं, इसी झाग को हम सिंपल सा फोमिंग कह रहे हैं। सिंपल सी बात समझ में आई। और ये क्या बनाते हैं, एक तरीके से टेम्परेरी झाग बना, अस्थायी यानी परमानेंटली आपका झाग बना देते हैं। और ये झाग क्या होता है कि भाप के साथ बॉयलर से बाहर निकल सकता है। ये भाप, ये झाग क्या करता है, भाप के साथ जो है बॉयलर से बाहर निकल सकता है। और जब आपका भाप के साथ बॉयलर से बाहर निकलेगा, ये अपने साथ में कुछ पानी के हिस्से को भी लेकर के जाता है। तो फोमिंग का मतलब, फोमिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ फोम, यानी कि झाग का बनना इन बॉयलर वाटर, पानी के बॉयलर यानी कि बॉयलर वाटर में झाग का बनना ही क्या कहलाता है, आपका फोमिंग कहलाता है। दिस अकर्स, यह तब होता है when जब इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि पानी में घुली हुई अशुद्धियां, जैसे कि आपके तेल हो गया, ग्रीस हो गया, और कोई भी आपकी सॉलिड अशुद्धियां हो गई, सॉलिड इम्प्योरिटीज हो गई, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी के सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव को, पृष्ठ यानी कि सतह तनाव को जो है क्या कर लेंगे, पृष्ठ तनाव कर लेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव यहाँ पे कर लेना, पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन को क्या कर देती है भाई, पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देती है। जब पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देती है तो क्या होगा कि ये जो आपका फोम है, वह आपका जो है, जो आपका फोम बना, वह स्टीम के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्टीम के साथ साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दिस क्रिएट अ परमानेंट फोम, ये क्या बनाता है, अस्थायी रूप से फोम बनाता है। ठीक है, इन द वाटर, पानी के अंदर, विच कैन स्केप, यानी कि ये जो फोम बना वो बाहर जा सकता है, भाग सकता है, फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से, यानी कि बॉयलर से क्या हो सकता है, ये बाहर जा सकता है, विथ द स्टीम, यानी कि स्टीम के साथ, यानी कि बॉयलर में जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है उसी स्टीम के साथ जो है यह, वह जो है बॉयलर से बाहर जा सकता है ये फोम। सिंपल सी बात समझ में आई। अब समझ में आएगा आपकी फोम का रीजन क्या है भाई, फोमिंग का रीजन क्या है। तो सिंपल सा फोमिंग का रीजन मैंने आपको बताया, सबसे पहले कि पानी में घुली हुई अशुद्धियां,
तो खुली हुई ठोस के कारण आपका ये बन रहा है। तेल और ग्रीस के कारण आपकी अशुद्धियां बन रही है, ठीक है। तेल और ग्रीस यानी पानी में तेल और ग्रीस मौजूद है, तो यह झाग बनाने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा देता है। इसके साथ मैंने आपको बताया कि इंप्योरिटी, पानी में और भी ज्यादा इंप्योरिटीज अगर है, जैसे कि पानी में अशुद्धि है, जैसे कि कोई भी आपके ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है या फिर केमिकल इंप्योरिटीज है, जैसे कि साबुन या फिर डिटर्जेंट फोमिंग का प्रमुख कारण बनती है, ठीक है। फिर इसके बाद से हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर बात करें, हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जल में क्या मौजूद है, तो आपको अक्सर खनिज, और ये मौजूद खनिज है झाग बनने में योगदान जो है कर सकते हैं, ठीक है। झाग यानी कि फोम की बात करिए, ले देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। अगर मान लो कि चलो फोमिंग बन भी जा रहा है, तो इससे क्या ही नुकसान होने वाला है। तो नुकसान ये हो सकता है मेरे दोस्त, फोमिंग के कारण आपकी जो भाप है, उस भाप के साथ साथ पानी भी आपका बाहर निकल सकता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। तो फोमिंग के कारण भाप में पानी के कण जो है शामिल हो जाते हैं, यानी कि पानी भी शामिल हो जाता है, जिससे भाप की शुद्धता जो है कम हो जाती है। भाप की प्योरिटी, स्टीम की प्योरिटी जो होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल सी बात समझ में आई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका अशुद्ध भाप के कारण बॉयलर का जो हीटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अशुद्ध भाप के कारण अगर स्टीम कैसी है, इम्प्योर स्टीम बन रही है, यानी कि स्टीम के साथ पानी अगर जा रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं इम्प्योर स्टीम। अगर उस इम्प्योर स्टीम के कारण क्या होता है कि बॉयलर की जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। पानी में भाप की बूंदे पाइपलाइन और टरबाइन में जमा हो जाता है, और उस जमा होने के कारण क्या बन जाता है, आपका जंग लगने का कारण बनता है। जब जंग लगेगा तो उसको क्या होगा, क्षति होगी, यानी कि क्या हो सकता है, डैमेज का कारण बन सकता है। तो अगर भाप में पानी की बूंदे जा रही हैं, तो मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें सारी सारी कंटेन हो सकती हैं। तो झाग बनने से पानी और भाप का प्रवाह कैसा हो सकता है, बाधित हो सकता है, यानी कि डिसरप्ट हो सकता है, जिससे बॉयलर का जो संचालन है, ऑपरेशन है, वो इफेक्टेड हो सकता है, यानी कि प्रभावित हो सकता है। तो झाग बनने के कारण आपको सिर्फ पानी और भाप, यानी कि जो वाटर है और जो स्टीम है, उसका फ्लो जो है डिस्टर्ब हो सकता है, क्या हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है, जिससे जो बॉयलर का ऑपरेशन है, वो क्या हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है, यानी कि अफेक्टेड हो सकता है, क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। क्लियरली समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छे। अब लास्ट आपका है इसमें फोमिंग में, कि आप फोमिंग को हटा कैसे सकते हैं, आप फोमिंग बनने से रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज कि जो पानी में घुली हुई जितने भी इंप्योरिटीज हैं, मान के चलो सबसे पहले सॉलिड इंप्योरिटीज की बात करें, तो उसके लिए पानी को नियमित रूप से ब्लो डाउन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्लो डाउन करना चाहिए। दूसरा, पानी में जो एंटी फोमिंग एजेंट तत्व मिलाना चाहिए। पानी में एंटी फोमिंग आपको एलिमेंट मिलाना चाहिए, जो कि झाग बनने से रोकते हैं। तीसरा, पानी में अगर ग्रीस या फिर तेल की मात्रा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पानी को प्री ट्रीटमेंट आप करा सकते हो, पानी को प्री ट्रीटमेंट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पानी के जो टीडीएस होता है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, किसकी बात करें, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड के बारे में आप और भी अच्छे से पढ़ोगे। तो टीडीएस होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, यानी कि पानी के अंदर जो भी आपके ठोस पदार्थ घुले हुए होते हैं, ठीक है, उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरली जो है आपको उसका टेस्ट करना चाहिए वाटर, कि कहीं पानी के अंदर टीडीएस तो नहीं घुला हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर टीडीएस तो नहीं, पानी के अंदर तेल और ग्रीस नहीं है, ये सबका पहले से चेकअप कर लेना चाहिए। ओके, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि पानी में अशुद्धियों को रोकने के लिए आप डिमिनरलाइजेशन, ठीक है, और आरओ, का फुल रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, सिस्टम का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए आप चाहते हो कि पानी में हार्ड वाटर ना जाए, बॉयलर में हार्ड वाटर ना जाए, हार्ड वाटर की जगह प्योर वाटर जाए, यानी कि सॉफ्ट वाटर जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिमिनरलाइजेशन और आरओ जैसे, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी चीजों का, सिस्टम का आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, आपका लास्ट टॉपिक है इसमें कोरिजन, यानी कि जंग। कोरिजन को ऐसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं संक्षारण, ठीक है। अगर आपको जंग नहीं लिखना है, तो आप सिंपल सा लिखोगे संक्षारण। क्या लिखते हो, संक्षारण। कोरिजन मतलब होता है संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण एक तरीके से अगर देखा जाए, तो केमिकल या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसीजर कह लो, प्रोसेस कर लो, एक ही बात है। तो कोरिजन क्या होता है, आपको सर, कोरिजन जो होता है एक प्रकार से केमिकल या फिर आपको सर इलेक्ट्रोकेमिकल आपका जो है प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। इसमें होगा क्या, इस प्रक्रिया में होता क्या, इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में जो भी आपके धातु हैं, यानी कि जो मेटल हैं, वो अपने आसपास के क्लाइमेट के साथ, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इसमें क्या करेंगे, क्लाइमेट नहीं, इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा धातु, वो जो है धातु है, यानी कि जो मेटल है, वो कमजोर हो जाते हैं। यह धातु की सतह पर ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड तथा इसके साथ साथ की जितनी भी अदर कंपाउंड हैं, उसमें हो सकती है, उस रूप में जो है होती है।
सर मैं सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, देखो कोर्जन का मतलब क्या होता है, कोर्जन का मतलब होता है जंग लग जाना, धातु पर जंग लगना। धातु की जंग लग कैसे लगती है, वो क्या करती है, जो धातु होती है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। जब वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिएक्शन करता है तो उसमें धातु पे क्या लगने शुरू हो जाते हैं, जंग लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, या फिर सल्फाइड हो गया, या फिर अदर जितने भी कंपाउंड हैं उनके साथ में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद से वो ऑक्साइड बनाता है, कार्बोनेट बनाता है, तो फिर सल्फाइड बनाता है। इस रूप में जो है रिएक्शन करने के बाद से जो धातु होता है वो कमजोर हो जाता है। धातु क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि मान लो कोई लोहा है, लोहे के पास में संक्षार होने लगे, यानी कि लोहे में जब जंग लगना शुरू हो जाता है तो उसमें आपने देखा होगा लाल भूरी तरीके से, लाल भूरी भूरी जो है ऐसी चीजें उसमें से झड़ने लग जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, धातु कमजोर हो जाता है, उसी को हम कह रहे हैं संक्षार यानी कि जंग लगना, ठीक है, धातु में जंग लगना। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि बात की जाए, लोहे में लाल भूरे रंग की आपने परत देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, जिसको हम कहते हैं ये आपका हो गया फेरिक, और ये आपका हो गया जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि इसको ओवरऑल हम क्या पढ़ेंगे कि हाँ, इसको इससे हम पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये आपका हो गया हाइड्रेटेड ऑक्साइड। यानी कि हम सिंपल से ओवरऑल पढ़ना होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक फेरिक ऑक्साइड का बनना। यानी कि लोहे पर लाल भूरे रंग की परत बनना, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत बनना, या फिर कहोगे लोहे पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का बनना ही आपका क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। या फिर पीतल में आपने देखा होगा, पीतल तथा जितने तांबा होते हैं उसमें आपने देखा होगा हरी कलर की उसमें लगती है जंग, ठीक है। किस कलर का, ग्रीन, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, हरी परत का बनना, यानी कि ग्रीन ग्रीन लेयर बननी शुरू हो जाती है इस पे। कॉपर पे या फिर पीतल पे अगर हम बात करें, उस पे क्या बननी शुरू हो जाती है, ग्रीन ग्रीन लेयर बननी शुरू हो जाती है। लोहे पे देखोगे तो आप देखोगे लाल भूरे रंग की, यानी कि रेड ब्राउन कलर का जो है लेयर बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, यही आपके जो होते हैं कोर्जन होते हैं, यानी कि यही जो आपके होते हैं जंग होते हैं, संक्षारण होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें ये जो जंग लगने का मेन रीजन क्या है, कोर्जन का मेन रीजन क्या है, सबसे पहले मतलब मेन रीजन की बात करें तो वो है आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर। ऑक्सीजन और मॉइस्चर की बात करें, जब धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आती है, यानी कि जो भी आपका मेटल है अगर वह ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, तो यह जो है जंग लगने की प्रमुख वजह जो है बनता है। यही जो है आपका जंग लगने का प्रमुख वजह यानी कि मेन रीजन बनता है। दूसरा मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पर कांटेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का कांटेक्ट की अगर बात करें, कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि पानी में आपके जो है पानी में आपके आयंस घुले होते हैं, पानी में आपके क्या घुले होते हैं, साल्ट यानी कि लवण घुले होते हैं। तो पानी में जो घुले हुए लवण होते हैं, जैसे कि आपके NaCl हो जाता है, पानी में क्या घुला है आपको, मान के चलो NaCl घुला है, तो धातु पर जंग लगने की प्रमुख प्रक्रिया होता है, ये क्या करता है, NaCl जो होता है धातु पर जो जंग लगने की प्रोसेस होती है उसको बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। आप कभी देखोगे, आप एक काम करना, अभी कभी घर में प्रैक्टिकल करके देखना हो तो आप एक काम करना, पानी लेना थोड़ा सा, उस पानी में गिलास में पानी लेना, गिलास में क्या करना, उस पानी में नमक डाल देना, नमक डालने के बाद से उसमें कोई चीज छोटी सी लोहे की धातु डालना, ठीक है, यानी कि लोहा डालना उसमें, लोहा डालने के बाद से आप देखोगे उसमें कितनी तेजी से जंग लगेगा, ठीक है, उसमें कितनी तेजी से जंग लगेगा आप वहां पे आसानी से देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम बात करें, कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो पानी में घुले हुए जो सॉल्ट होते हैं जैसे कि NaCl, धातु पर जंग लगने की प्रोसेस यानी कि धातु पर कोर्जन की जो प्रोसीजर होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कर देती है, बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, तेज कर देती है, ठीक है। चलिए, तीसरी की बात करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जितनी भी अम्लीय गैसें, अम्लीय गैसें का मतलब आपके CO2 SO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें, जब ये पानी में घुलती है तो ये जंग की प्रोसेस को बढ़ा देती है, यानी कि जंग की प्रक्रिया को क्या कर देती है, तेज कर देती है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट भी क्या करता है, जंग की प्रोसेस को, प्रोसीजर को तेज कर देता है, ठीक है। इसके बाद से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पर यानी कि धातु पर अलग अलग इलेक्ट्रोड संभावनाएं यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल की बात करें तो जंग को तेज कर देती है, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की यहाँ पे संभावना नहीं हो, पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ पे उसकी ताकत, ठीक है, यहाँ पे उसकी ताकत, इलेक्ट्रो की जो पोटेंशियल होती है वो क्या करती है, जंग को जो है, जंग को लगने से क्या करती है, तेज कर देती है, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल का मतलब क्या है, माइक्रोबियल यानी कि जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, जैसे कि जीवाणु आपके हो गए, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया जो आपके हो गए। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो मेटल होता है उस मेटल की सतह पर क्या करते हैं, सल्फेट और अन्य केमिकल बनाकर, सल्फेट और अन्य केमिकल बनाकर क्या करते हैं, उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि मेटल पर अगर वो उपस्थित हैं तो उस मेटल पर क्या बना देंगे, वो उस मेटल पर सल्फेट बना देंगे, क्या बना देंगे, सल्फेट बना देंगे, अन्य केमिकल रिएक्शन बना देंगे, अन्य केमिकल बना देंगे। वो जो केमिकल बनाएगा, वो जो केमिकल बनेगा, वो जो है धातु पर जंग लगने का प्रमुख कारण जो है हो सकता है, धातु पर जंग लगने का प्रमुख कारण हो सकता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है जंग लगने के, ठीक है, यानी कि अगर जंग लग जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है। तो जंग लगने से सबसे बड़ी रीजन हो जाती है कि वो जो आपका मेटल है, वो जो मेटल है वो आपका बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है, और वह मेटल कमजोर होकर के क्या होने लगेगा,
टूटने लगता है। जंग के कारण जितने भी मशीन है या फिर व्हीकल की बात करें, वाहन है, या फिर अगर बात करें जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह हैं, उसकी मरम्मत या फिर बदलने की जो आपकी कॉस्ट होती है, यानी कि पैसा होता है, वो आपकी जो लागत होती है वो जो है बढ़ जाती है। जंग लगने से धातु का सिर्फ रंग ही चेंज नहीं होता, बल्कि उसकी चमक भी घट जाती है। ठीक है, तो धातु का रंग चेंज होने के अलावा इसके साथ साथ आपकी चमक भी धातु की जो है कम हो जाती है, जिससे उसका सौंदर्य यानी कि उसकी जो सुंदरता है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्लियरली समझ में आया? चलिए, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जंग लगने से और क्या हो सकता है। जंग लगने से जितने भी आपकी ब्रिजेज वगैरह होती हैं, जितनी भी आपकी इमारतें वगैरह होती हैं, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह जो आपकी होती हैं, जितने भी पाइपलाइंस वगैरह होते हैं लोहे के, ठीक है, फिर मेटल के, वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जिससे क्या हो सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना जो है, दुर्घटना का जो खतरा होता है वो जो है आपका बढ़ जाता है। एक्सीडेंट की संभावनाएं आपकी जो है वहां पे बढ़ जाती है। इंडस्ट्री मशीन की अगर बात करें, इंडस्ट्री जितने भी इंडस्ट्री में आपके मशीन्स लगे हुए होते हैं या फिर जितने भी आपके इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, वो जंग के कारण क्या हो जाते हैं, समय से पहले ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा लास्ट टॉपिक इसमें आपका रह गया कि हम इस कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। इस कोरोजन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं। तो जितने भी धातु है, उस धातुओं पर क्या लगाया जाता है, पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा धातु पर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो फिर उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है। ठीक है, उसमें पेंट कर दिया जाता है, उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है। जिससे क्या होता रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में नहीं आते, जिससे वो ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में नहीं आते, यानी कि वह जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते। जब ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो जो धातु है उस पर जंग नहीं लगेगा। ओके, दूसरा जन क्या है, दूसरा आपका जो है लोहा है। लोहा, लोहे पे क्या कराते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जितने भी आपका लोहा है, उस लोहे पर जंग को रोकने के लिए हम क्या करा देते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक का लेयर चढ़ा देंगे उस पर जंग नहीं लगेगा। इसके अलावा तीसरा आपको बताएं तो जंग को रोकने के लिए विशेष तरह का केमिकल का भी यूज किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है जंग को रोकने के लिए धातुओं पर। ठीक है, धातु को समय समय पर सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है धातु को समय समय पर साफ करते रहो, जंग लगेगा ही नहीं। ठीक है, आपने देखा घर पे चाकू, जब आपके घर पे लोहे का चाकू आता है तो बिल्कुल चमकता रहता है, शाइनिंग रहता है। लेकिन आप उस चाकू को जब तक डेली बेसिस पे यूज करते रहोगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन आप उस चाकू को एक हफ्ते ऐसे ही छोड़ दो, उसमें जंग लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो धातु को समय समय पर साफ करते रहो, और ताकि उस पर गंदगी, पानी और अन्य हानिकारक तत्व जो है ना जमा हो पाए। जब ये गंदगी, देखो मेन रीजन अगर धातु पे जंग लगने का आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा बताना, जब धातु ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तभी उस पे जो है जंग लगता है। सबसे मेन रीजन यही है। धातुओं पर जंग लगने का मेन रीजन सबसे ज्यादा क्या है, ये धातुओं के कोरोजन का सबसे मेन रीजन यही है। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आना। जब धातु ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कोरोजन को कैसे रोका जाता है। तो इस कोरोजन को रोका जाता है या तो पेंट कर दो भाई, जो भी आपके मेटल्स हैं उसको पेंट कर लो, या फिर उस पर ग्रीस वगैरह लगा दो, या फिर आप उस पर ऑयल वगैरह लगा दो। ठीक है, तो आपके जंग नहीं लगेंगे। जब आपने देखा हो घर पे लोहे की कढ़ाई रखी है, लोहे की कढ़ाई पे जब भी आप धुल करके रखोगे तो उस पर जंग लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप उस लोहे की कढ़ाई पे अगर आपने धुल के रखा, उसमें तेल लगा के रख दो तो उस पर जंग नहीं लगेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं लोहे पर क्या चढ़ाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जंग को रोकने के लिए विशेष तरह के केमिकल जैसे कि इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है, या फिर आप रेगुलर बेस पे साफ सफाई करते रहो मेटल की, उस पे जंग नहीं लगेंगे। ओके, तो यहाँ तक की कहानी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और हमने आज के इस लेक्चर में दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ईडीटीए मेथड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईडीटीए मेथड के बारे में। ईडीटीए मेथड यानी कि क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड, यानी कि ईडीटीए मेथड के द्वारा हम जो है वाटर हार्डनेस को कैसे मापते हैं, मात्रात्मक मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपका टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड यानी कि टीडीएस। फिर उसके बाद से आपका एल्केलिनिटी एस्टिमेशन यानी कि एल्केलिनिटी का एस्टिमेशन यानी कि मापन किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये तीन टॉपिक है, इसके बारे में हम जो है कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है एक मेथड में ईटीडीए, एक लेक्चर में ईडीटीए, और सेकंड लेक्चर में आपका टीडीएस और एल्केलिनिटी एस्टिमेशन को मैं आपको पढ़ा दूं। आई नो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन में आपका दो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आपका जो है सिलेबस पूरी तरीके से आपका, कोशिश करूंगा 10 दिन में तो आपके 10 दिन में 2 से 3 यूनिट आपका आराम से कंप्लीट करा दूंगा मैं। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा मेरे दोस्त, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ध्यान रखना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे। ऐप कौन सा है, हमारा सेमिस्टर अड्डा। ठीक है, सेमिस्टर अड्डा आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा।
प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, सेमेस्टर अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आप जैसे आप रजिस्टर करके लॉगिन करते हो, वहां पे आपको दिखेगा फ्री कोर्स। क्या दिखेगा आपको? फ्री कोर्स दिखेगा। इस फ्री कोर्स में आपको जाकर के आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री कोर्स में जाकर के मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सिंपल सा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।